नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे टीटी फैमिली पे आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि भाषा की जब भी बात की जाती है तो व्याकरण का जिक्र आ जाता है। जी हाँ, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण सभी कंसेप्ट से जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 50 प्रश्न जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। सभी यहाँ पे ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को आप लोग फीडबैक भी कीजिएगा। तो 50 प्रश्न ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के जो हिंदी ग्रामर के, आपको पता है अपठित गद्यांश पद्यांश की बात करेंगे, चाहे संस्कृत की बात करें चाहे हिंदी की बात करेंगे। 15 प्रश्न या कह सकते हैं 8 से 10 नंबर जो है आपके हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं, और उन सभी कंसेप्ट की आज हम बात करेंगे जो 8 से 10 नंबर आपके पक्के करते हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में सारे वो कंसेप्ट को कंबाइन किया है। तो गोल्डन वीडियो है, मैराथन आपकी क्लास है। पूरे समस्त जो आपके निचोड़ तैयार किए गए 50 प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक ही अभी हमें पढ़ना जो एग्जाम के लिए हो, बाकी टाइम पास टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रथम प्रश्न के। आप लोग फीडबैक कीजिएगा कि ये 50 प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का स्कोर कितना है। किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में? उपकार में, पढ़ाई में, अपनापन में या लाभदायक में? सभी कमेंट कीजिएगा। तो किस शब्द में आपका जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आप देखेंगे उपकार में जो है आपका यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें? उपकार में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह सभी लोग पहचानते हैं, कौन सा होता है अर्धविराम? सभी कमेंट कीजिएगा। अर्धविराम चिन्ह बताना है, सभी लोग बताइए अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है। तो फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, अर्धविराम का आपका चिन्ह दिया गया। देखिए जो सेकंड दिया गया अल्प विराम होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो थर्ड में दिया है पूर्ण विराम होता है, और अर्धविराम वाला हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, एक बिंदी और नीचे फिर अल्प विराम, अल्प विराम के ऊपर बिंदी होगी, उसे अर्धविराम कहा जाता है, ठीक है। तो अर्धविराम का चिन्ह आपका फोर्थ ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए ग्रामर महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्नों को कंबाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन दो दोस्तों विराम चिन्ह नहीं है? कौन सा विराम चिन्ह नहीं होता है? देखिए आपका अल्प विराम चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह हो गया, पूर्ण विराम, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? विराम चिन्ह होते हैं। लेकिन आपका जो अवतरण दिया गया है यह आपका विराम चिन्ह नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर अवतरण हो जाएगा, जो कि विराम चिन्ह नहीं है। चौथा प्रश्न दिया गया है कि वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन क्लास है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो वाक्य के जो घटक होते हैं सभी लोग जानते हैं, उद्देश्य और विधेय जो होते हैं ये वाक्य के घटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आप जानते हैं दिखावा में प्रत्यय है, भुलावा में भी आवा प्रत्यय आएगा, चढ़ावा में आएगा, लेकिन लावा में जो है आपका यहाँ पे आवा प्रत्यय नहीं निकलेगा। ऐसे ही सिंपल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रत्यय उपसर्ग आएगा लेकिन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपी या ऑस्ट्रिक? सभी कमेंट कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, सभी कमेंट कीजिए। सभी नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट अपना अपना कमेंट फीडबैक यहाँ पे कीजिएगा सभी। तो हिंदी भाषा परिवार, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपके भारोपी, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी में कृपा कौन सा होगा सही? सभी लोग बताइए। तो शुद्ध वर्तनी में कृपा इस प्रकार होता है, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया आप लोगों को। अगर आप लोगों को लग रहा हो किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, कि प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में, जादूगर में, नगर में, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बताइए किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप देखेंगे जादूगर में प्रत्यय हो जाएगा।
और आप बोलेंगे जादूगर में कौन सा प्रत्यय होगा, सभी लोग बताइए। जादूगर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, सभी नीचे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, का वर्ण किसके योग से बना हुआ है, सभी लोग बताइए। का जो वर्ण है आपका, ये किसके योग से बना हुआ है, का वर्ण की बात करेंगे तो का वर्ण जो होता है किसी योग से बना हुआ है, का और आ के योग से बना हुआ है, आधा का और का हलंत वाला और आ, ठीक है। तो का वर्ण किसके योग से बना हुआ है। देखिए बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने उस तरह के प्रश्न नहीं किए होंगे, इसलिए ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से हुआ है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों किससे हुआ है, सभी कमेंट करके बताइएगा। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वह अपभ्रंश से हुआ है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 15, 20, 24 या 25, सभी बताइए। स्पर्श व्यंजन जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, सभी कमेंट करके बताइए। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके टोटल 25 प्रकार के होते हैं, अर्थात यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं और जिसमें 11 स्वर होते हैं। उन 33 व्यंजनों में से 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन के रूप में गिना जाता है। तो 25 आपके स्पर्श हो गए, 25, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा दिया गया है कि चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए या बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, सभी कमेंट कीजिए। तो किस वाक्य में मिश्र वाक्य होगा, तो सभी लोग जानते हैं कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सेठ क्या जानता है, कि नौकर ईमानदार है, तो की यहाँ पे तो ये मिश्र वाक्य हमारा हो गया, दूसरा ऑप्शन जो है। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, यह वाक्य कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं, सभी बताइए। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, ठीक है ना। वह कौन सा व्यक्ति है, एक वाक्य आप यहाँ पे देखेंगे और जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तो यह वाक्य हमारा कैसा, हमें यह मिश्र वाक्य लग रहा है, मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, सभी बताइए। आपके अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और इसको हम बता चुके हैं अर्ध विराम जो है, ठीक है, इन तीनों को जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। लेकिन जो फुल स्टॉप है आपका फोर्थ ऑप्शन, ये फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं हो सकता है के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, तो ये फुल स्टॉप जो है अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह को आपको अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। बाकी आपके कामा वाला हो गया, अल्प यानी कि जिसे हम अल्प विराम कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, और सेमी कोलोन इसे बोलते हैं। अर्धविराम को क्या बोलते हैं, सेमी कोलोन भी बोलते हैं। तो अर्धविराम को, प्रश्नवाचक और अल्प विराम, इन तीनों को अंग्रेजी से लिया गया है, ठीक है। लेकिन आपके जो है पूर्ण विराम को हिंदी में जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और किनको लिया गया ये भी आपको ध्यान देना है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, सभी लोग बताइए। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो आप सभी लोग जानते हैं निर्वाह में जो है निर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्या होगा, निर उपसर्ग यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सभी लोग बताइएगा। प्रत्यय उपसर्ग की बात कर रहे हैं, किस शब्द में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल, धनिक, पुलक, अलक, सभी बताइए। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। बेहतरीन तैयारी, आपका बेहतरीन प्रिपरेशन चल रहा है। लकार वकार देखिए संस्कृत में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और हिंदी में आपके प्रत्यय आता है, उपसर्ग आता है, कहानी कथन से संबंधित हो गए, आपका समास हो गया, संधि हो गया, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं।
तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ किस में हुआ सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे धनिक, और धनिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। यथार्थ में कौन सी संधि होगी सभी बताइए फटाफट। जी हाँ, यथार्थ में कौन सी संधि होगी। देखिए जहाँ आ ई उ आ ये सभी मिलके बड़ा बनता है, आ बड़ा आ बनता हो, बड़ा ई बनता हो, बड़ा ऊ बनता हो, हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। तो यथार्थ में कौन सी संधि होगी सभी लोग जानते हैं, यथार्थ में भी आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। स्वार्थी, वीरांगना, ठीक है, वार्तालाप, गिरीश, रजनीश, परीक्षा, भूष्मा, वर्धूमि, योगेश्वर, ये सारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द सभी लोग बताइए कौन सा है। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आपके डायरेक्टली लिए जाते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से रूपांतरित होते हैं हिंदी में हमारे। ठीक है, और जो तत्सम शब्द जो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे उद्गम, ये डायरेक्टली हुआ है, तो ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं सभी लोग बताइए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 6, 7, कितने भेद होते हैं सभी फटाफट कमेंट कीजिए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के टोटल साथियों 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक से भी आपको पता है प्रश्न आता है। तो गेहूँ पिस रहा है, क्या है, गेहूँ पिस रहा है। अब यहाँ पे देखिए कर्म की बात कर रहे हैं। राम क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। मैं बालक को क्या कर रहा है, वह जगवाता हूँ, तो जगवाना हो गया। मदन गोपाल को हंसा रहा है, लेकिन गेहूँ पिस रहा है। तो पिसना यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट नहीं कि कर्म की बात है, तो जहाँ यहाँ पे अकर्मक क्रिया कर्म पर जोर नहीं दिया गया है, गेहूँ पिस रहा है, पिसने दीजिए। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और सकर्मक अकर्मक क्रिया के बहुत काफ़ी मैंने 1-2 साल पहले वो क्लास ली थी, अगर आप बताइएगा तो अकर्मक सकर्मक की ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया था, काफ़ी पुरानी है, हो सके तो इंडी स्क्रीन पर हम वो वीडियो भी लगा देंगे, कमेंट कीजिएगा तो। इनमें से कौन सी शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। देखिए संज्ञा सभी लोग पहचानते हैं, लेकिन समूहवाचक संज्ञा कौन सी होगी सभी जानते हैं, समूह की जहाँ पर बात की जाती है। देखिए ना तो सोना ना ही मिठास, इसमें कोई समूह की बात नहीं है, लेकिन जो सभाएं होती हैं वह समूह पे होती हैं। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है हमारा पहला ऑप्शन सभा वाला सही हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहाँ पे अशुद्ध भाग का चयन करना। अशुद्ध भाग यहाँ की वृक्ष पर सांप लौटने लगे, वृक्ष पर सांप, पेट पर सांप लौटने लगे ऐसा होता है। ठीक है, वृक्ष पर सांप लौटने लगे, ये जो है अशुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे और इस क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, टॉप 50 प्रश्नों की हिंदी व्याकरण की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी पता है। ठीक है, और हमारी कोशिश है आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन कर सकें, और प्रिपेयर रहने के साथ साथ सिलेक्शन की यहाँ पे तैयारी 101% है। इसलिए सारे कंसेप्ट की बात करेंगे, सारे टॉपिक की बात करेंगे। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। भविष्यत, श्रीमान, सच्चित या बुद्धिमान। देखिए किस में नहीं है सभी लोग बताइएगा। देखिए हलंत संबंधी अगर अशुद्धियां देखा जाए तो बुद्धिमान जो दिया गया है, हलंत संबंधी अशुद्धियां बुद्धिमान में नहीं है। बाकी मुझे लग रहा है सभी में हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं। आप लोग बताइए कौन सा आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन है, आप लोग भी बता सकते हैं। सा कौन सा व्यंजन है सभी लोग बताइए। व्यंजन की बात करते हैं तो जो सा होता है, शाह शरीफ वाला जो होता है, ये कौन सा व्यंजन कहलाएगा। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे, सभी बताइए। व्यंजनों में 5 नियम हमने बताया था, अगर आपने ग्रामर की वीडियो देखी हो, हम ग्रामर की वीडियो भी आपको इंडी स्क्रीन पर दे देंगे लिंक पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे।
और शा कौन सा व्यंजन हो जाएगा हमारा, ऊष्म व्यंजन पे आ जाएगा। अगर ऊष्म व्यंजन आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल के साथ, काफ़ी बार पूछा भी जाता है, ठीक है। और व्यंजन में देखिए दो नियम थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक नियम होता है 3-5, 3-5 का नियम है। अब आप बोलेंगे 3-5 का नियम हो सकता है आपने वीडियो देखा हो कहीं भी, तो 3-5 का नियम यह है कि वर्ग के पहले वर्ण का और तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे काचा, टातापा और गाजा, अंगा, दाचा, ठीक है। 3-5 पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अर्थात किस में हो जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, वो वीडियो देखेंगे आप लोग ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा समझने में। दूसरा नियम होता है, कौन सा नियम है सभी बताइए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का किस में होता है, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और पहला नियम है तीसरे वर्ण का पांचवें में, 3-5 का नियम, ठीक है। तो वो पढ़ लीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ हो जाता है कठोर परिश्रम करना। कोई समुद्र मंथन करना कोई आसान काम तो है नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। देखिए अल्प विराम और अर्ध विराम ये दोनों को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये होता है पूर्ण विराम और ये होता है अर्ध विराम, और जो पहला वाला है इसे कहते हैं अल्प विराम, ठीक है। जो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है इसे कहा जाता है अल्प विराम, और इसे पूर्ण विराम और इसे अर्ध विराम। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या होगा। जस दूल्हा तन बनी बराता, इसका अर्थ होता है क्या हो जाएगा, सभी साथी एक जैसे। जस दूल्हा तन बनी बारात, मतलब जैसे दूल्हा उसी प्रकार से बारात बनी, तो मतलब सभी साथी एक जैसे होंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। देखिए संयुक्त वाक्य की हमें पहचान करना, किसकी, संयुक्त वाक्य की। तो सभी बताइए संयुक्त वाक्य किस वाक्य में है, सभी लोग बताइए फटाफट। तो उसने खाना खाया और सो गया, ये और शब्द लगा के जहाँ पे प्रयुक्त हो गया है और शब्द ऐड कर दिया गया, ये संयुक्त वाक्य को काम कर रहा है। उसने खाना खाया और सो गया क्या हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। तो सभी लोग जानते हैं किस बात कर रहे हैं, उपकार में जो है हमारा कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार में। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह वाक्य कैसा है। तो ये एक प्रश्न सूचक ऐसे इस प्रकार का अगर चिन्ह आता है तो आप सभी लोग जानते हुए कौन सा हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, विस्मयादि बोधक की बात करेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये चिन्ह आपको मिले उसमें एक ही क्लिक कीजिएगा, विस्मयादि बोधक। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, सभी लोग बताइए। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, तो बहाव में आपका आव प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठशाला में किस प्रकार का शब्द है, तो पाठशाला जो शब्द होता है वह एक यौगिक शब्द है। तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस दिया गया आप लोग उनको पढ़ना नहीं है, आपको रूढ़ शब्द भी पढ़ना है, योग रूढ़ शब्द पढ़ना है और यौगिक शब्द भी पढ़ना है, ठीक है। इन तीनों शब्दों को आपको पढ़ लेना है। योग रूढ़ शब्द हो गए, ठीक है, और रूढ़ शब्द कौन कहलाते हैं और आपके यौगिक शब्द कौन कहलाते हैं, इनको भी पढ़ लेना है, ठीक है। हो सके बताइएगा तो किसी क्लास में हम सारे ऑप्शंस की बात कर देंगे। तो पाठशाला जो शब्द है ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, ये हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। अब बताइएगा इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान में क्या आता है, से के अर्थ में आता है, ठीक है ना। और कर्ता में ने के आता है, कर्ता ने कर्म, कर्म में आएगा को कर्ता, ठीक है। तो कर्ता ने कर्ता में आ जाएगा ने, ध्यान दीजिएगा, कर्ता में क्या आएगा, ने आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म में आ जाएगा को, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान में क्या आ जाएगा, से विभक्ति आ जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए।
तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते हो, तो तुम्हारी पुस्तक। तो तुम्हारी पुस्तक यहाँ पे त्रुटि की बात करें। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं हो, तो तुम्हारी पुस्तक। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन अशुद्ध भाग हो जाएगा वाक्य का। आइए बात करते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में कौन सा संधि होगा, सभी बताइए। पोधन, अत्र या इत्र कौन सा होता है, सभी लोग बताइए। पवित्र में सभी लोग बताइए, पवित्र में कौन सी संधि होगी, फटाफट बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। तो पवित्र में जो संधि होती है साथियों, वह आपकी अयादि संधि होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ। ए, आए, ओ, औ, आ, ई, उ मिलके किस में परिवर्तित हो जाता है, सभी जानते हैं। आए, औ, अभी में परिवर्तित हो जाता है। तो नायक, नायिका, पवन, नयन, गायक, भवन, गावनी, पावक, पावन, भावुक। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अयादि संधि की उदाहरण है। आपके कारण अगर कोई और भी आपको लग रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई किसी प्रश्न, किसी ऑप्शंस पर डाउट है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, तो आप देखेंगे अनुकूल में जो है वर्ण संबंधी अशुद्धि है। क्योंकि अनुकूल जो होता है, अनुकूल होता है, ठीक है, अनुकूल नहीं होता। किस प्रकार होता है, छोटा नु इसके बाद बड़ा कु होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, बाकी अमरूद, स्थान, अनाधिकार ये हमारे सही दिए गए, लेकिन अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल बड़ा कु हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। क्या कहा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो किस प्रकार का यह वाक्य हो जाएगा, उसने कहा कि। तो यहाँ पे जो की कार्य कर रहा है ना, ये की जो कार्य है वह मिश्र वाक्य के लिए कार्य कर रहा है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य की बात करेंगे। तो वाक्य संबंधित जरूर पढ़ लीजिएगा, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, और सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो कोई जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या होता है कि दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो सभी लोग जानते हैं, जो जाके ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। मतलब जिसके पाँव के बीमारी जो होती है, जो चिटकती है पैर के नीचे, नहीं फटे हैं, वह उसका दर्द क्या जानेगा। ठीक है, तो मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला बताइएगा, चलिए 39 नंबर प्रश्न का फीडबैक कीजिए, क्या हो रहा है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक, क्या बताना है, विशेषण उपवाक का चयन करना है। कि मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो विशेषण उपवाक की पहचान करना, तो विशेषण उपवाक इसी में हो जाएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और एक ऐतिहासिक नगर है। ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण उपवाक वाला हो जाएगा। लखनऊ एक तो उत्तर राजधानी भी है और एक ऐतिहासिक नगर की। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो आप जानते हैं कि गण हो गया, वर्ग हो गया, लोग हो गए, ये हमारे समूहवाचक प्रत्यय की बात करेंगे। लेकिन जो प्रश्न होता है ये समूहवाचक में नहीं आएगा। ठीक है, लोग या लोग हैं मतलब बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, एक समूह व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वर्ग भी एक समूह के अंतर्गत आता है, गण भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न शब्द जो होता है ये आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं आएगा। 10 प्रश्न और करेंगे, बाकी आपके 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल यहाँ पे 50 प्रश्न कर रहे हैं, जो संपूर्ण निचोड़ है आपके हिंदी भाषा की बात करेंगे। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो विरोध करना या विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा। विरोध करना है तो सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सही बताइए। तो विरोध करना, अगर आप किसी को विरोध कर रहे हैं मतलब उसके ऊपर सिर उठाएंगे तभी विरोध कर रहे हैं, तो सिर उठाना विरोध करने के बराबर। सिर झुका लेंगे तो फिर विरोध नहीं होता, फिर नतमस्तक कहला जाता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं, सभी लोग बताइए। अंगना, पहुँच, दांत, चांद।
चंद्रबिंदी संबंधी अशुद्ध बताइए किस में दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं पहुँच में जो है आपका दिया गया है, क्योंकि पहुँच में क्या होता है, पहुँच में इस प्रकार से पहुँच होता है। ठीक है, तो चंद्रबिंद में हमारे देखिए तीनों में सही चंद्रबिंदी दिया गया है, लेकिन देखिएगा सेकंड ऑप्शन में आपका चंद्रबिंदी किस प्रकार दिया गया है, अलग ही दिया गया है। ठीक है, इससे ये भी हमें पता चल जाता है। अगला प्रश्न है मतव्य में कौन सी संधि होगी, गुण, वृद्धि, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। मतव्य में मतैक दिया गया है। ठीक है, तो मतैक में कौन सी संधि होगी सभी बताइए। तो मतैक में जो संधि होगी वह होती वृद्धि संधि। मतैक हो गया, एकैक हो गया, अटैक हो गया, सदैव हो गया, तदैव हो गया, महेश्वर, महोज, महोदय, महोदर। ठीक है, ये हमारे क्या हो, जहाँ पर अय और औ की बात आती है, जहाँ पे अय और औ की बात आती है वहाँ पे कौन से संधि होता है, वृद्धि संधि होता है। और गुण संधि कहाँ होता है, ए ओ अर पर होता है, जैसे नरेंद्र, पुष्पेंद्र, नरेश, परमेश्वर, कमलेश, महेंद्र, परोपकार, महोदय, महोत्सव, देवर्षि, महर्षि, ये गुणस्वर संधि के उदाहरण हैं। लेकिन मतैक जो हो गया ये हमारे वृद्धिशर संधि का आ जाएगा। अगला प्रश्न, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं साथियों, व्यंजन के, स्वर के, ए व बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊष्म और संयुक्त की बात कर रहे हैं। तो ऊष्म और जो संयुक्त है ये किसका प्रकार है, ये आपको पता है ये व्यंजन के प्रकार है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ऊष्म और संयुक्त जो है ये किसके प्रकार हो जाते हैं आपके, ये व्यंजन के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। इसका जो संयुक्त वाक्य बनेगा और सही जो बनेगा, देखिए संयुक्त वाक्य में हमारा जो बनेगा कि राम घर गया और उसने जो है माँ को देखा, जो थर्ड ऑप्शन है ये संयुक्त वाक्य हमारा हो जाएगा। जो और की यहाँ पे भूमिका है वह संयुक्त वाक्य की भूमिका हो जाती है। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें से योजक चिन्ह कौन सा है, सभी लोग बताइए। योजक चिन्ह ये होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा पूर्ण विराम चिन्ह है, ये अल्प विराम है, और जो योजक चिन्ह होता है वह तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं, अगर बार बार शब्द आता है तो बार बार में हम योजक शब्द लगाते हैं, वही शब्द जगह 2 बार आता है तो बीच में योजक चिन्ह लग जाता है। अगला शब्द है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा होगा, जो संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में प्रयोग किया गया है वह है वर्षा। वर्षा यहाँ पे आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं पराजय, अपवाद, प्रभाव, इनमें किसी में आपका उपसर्ग नहीं है। लेकिन ओढ़ना में जो है आपका यहाँ पे यह बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है, अपवाद में भी है, और प्रभाव में कौन उपसर्ग लगा है, आपका जो है प्रभाव में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। अपवाद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अपवाद में सभी जानते हैं आ उपसर्ग लगा हुआ है। पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन ओढ़ना में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आपके ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। सभी बताइए पुरोहित में उपसर्ग कौन सा होगा। तो सभी लोग जानते हैं पुरोहित में जो उपसर्ग होता है वह पुरः उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, पुरोहित में कौन उपसर्ग हो जाएगा, पुरः उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा। और 50वां प्रश्न इस क्लास का, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। गायिका में, नरी में, अनाथा में, गोपी में, सभी बताइए। तो आप देखेंगे जो सेकंड हमारा दिया गया है नारी, तो नारी जो है आपके यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा लिंग संबंधी, क्योंकि नारी में क्या होता है, बड़ा ना और बड़ी री होता है, नारी होता है, यहाँ पे नारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अशुद्धियाँ आपके हैं लिंग संबंधी। तो ये रहे महत्वपूर्ण हिंदी के 50 प्रश्न, और 5 आइए कुछ और प्रश्न रह गए थे उनको भी कंप्लीट करते हैं। कुछ टॉपिक थे उन टॉपिक पे कवर कर लेते हैं, मुहावरा भी 1-2 कर लेते हैं।
नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो नाश कर देने का सही मुहावरा होता है पानी भरना। नाश कर देना, पानी में आग लगाना, पानी फेर देना या पानी पानी होना। तो नाश कर देना मतलब होता है पानी फेर देना, ये भी हो जाएगा, या पानी भरना, सभी लोग बताइए। नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? आपको कमेंट करना। 5 प्रश्न करेंगे, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। बेइंसाफ़ी में जो प्रयुक्त उपसर्ग होगा क्या होगा? सभी बताइए। तो बेइंसाफ़ी में जो है बे उपसर्ग हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द जो है पुल्लिंग है? तो जो गिलास दिया गया है यह पुल्लिंग में आएगा। ठीक है। अगला है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो चिरायु में जो उपसर्ग हो जाएगा वह चिर उपसर्ग हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो सभी जानते हैं किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है। सभी लोग बताइए किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय उपसर्ग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए सभी बताइए। प्रत्यय की बात कर रहे हैं। देखिए धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न जो होता है शब्द रूप से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं। सभी लोग बताइए। ठीक है, तो किस शब्द की रचना आपके प्रत्यय से हुई है? सभी बताइए। एंडिंग यह प्रश्न है। देखिए किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांकों को प्रत्यय कहा जाता है, ये सभी जानते हैं। धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और ये प्रत्यय सभी जानते हैं। संज्ञा शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, ये 3 प्रत्यय हैं, संस्कृत में भी पूछा जाता है।